আপনারা দেখছেন আলিপুর টাইমস। के बाद 1948 में पाकिस्तान से कुछ अब उनको टेररिस्ट बोला जाता है, उन दिनों कवाली बोला जाता था, वो बारामूला तक पहुंच गए और मेरे माता पिता को, मेरे दादाजी को वो इलाका छोड़ के, जैसे कश्मीरी पंडित कहीं कहीं चले जाते थे तो हम शिमला में चले गए। नया नया देश आजाद हुआ था मेरे अंदर। मैं और मेरा देश को मैं भाई कहूँ, बहन कहूँ, माँ कहूँ, हम साथ में बड़े हो रहे। मेरे ख्यालात आजादी के बाद नई नई आजादी से जुड़े हुए थे। मेरे ख्यालात देश को लेकर बहुत ही पवित्र, क्योंकि जिस स्कूल में गया वहां की प्रेयर थी सारे जहां से अच्छा है हमारा। ऊपर से जहां मैं शिमला में रहता था वहां वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स था, तो आर्मी वालों को देखता था, आर्मी वालों के साथ में बड़ा हुआ। और मेरे दादाजी पगड़ी पहना करते थे, जनेऊ पहना करते थे। जो रामदेव बाबा आप करते हैं मेरे दादाजी तब करते थे। वो पेट घुमाते थे, सर के बल खड़े हो जाते थे, योगा के आचार्य थे, ऑनेस्ट थे, एक सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट देने का एक पूरा दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने कहां से ऑनेस्टी, कहां से ईमानदारी, वो मैंने अपने दादाजी से सीखी। हमारे यहां एक बात थी कि शिमला में पहला हेलीपैड बन रहा था और उस हेलीपैड को बनने के लिए सड़क का काम जिस कॉन्ट्रैक्टर को देना था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने आके मेरे दादाजी को इन 1953, 54 या 55 वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस जमाने में मिड-50s में 30,000 क्या होते हैं। तो दादाजी ने क्या किया, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और जाकर अपने सुपीरियर को दे दिया। तो उनके सुपीरियर ने कहा कि अमरनाथ जी, पंडित अमरनाथ जी, आप क्या कर रहे हैं, रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं, रिश्वत मत लीजिए। तो दादाजी ने कहा कि देखिए साहब, आज मुझे रिश्वत की, पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिश्वत नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल को हो सकता है कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं उस नौकरी में रहना ही नहीं चाहता जहां मुझे एक दिन रिश्वत लेने का मुंह हो जाए। तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। उसके बाद वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क बन गए। सिविल बारिश से क्या करेगा। फिर मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई, उसकी जो पहली रिपोर्ट आई वो यहां से आई, कोलकाता के थिएटर से। सारांश रिलीज हुई 25 मई 1984 को और 26 मई 1984 को राजश्री प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, सर जी ये फिल्म हमने 2 थिएटर में लगाई थी, एक दिन में 10 थिएटर बन चुके हैं। जब मैं छुट्टियों में 2 महीने में जाता था तो मैं स्कूल में जाता था, मैं देखता था कि पगड़ी वालों की संख्या कम होती जा रही है और तिलक लगाना जो था, मुझे मेरे घर वाले कहते थे तिलक लगा के मत जा। मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं तिलक लगा के, मैं क्यों नहीं जनेऊ पहन कर जाऊं। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं है, डर मत, तू मत बदला, मत पहन। फिर जब मैं 85 में गया तो मेरे को बताया गया कि आपको पुलिस दे दे, आपको सिक्योरिटी दे दे। मेरी घर में, मेरी देश में, मेरी जगह पर पुलिस की जरूरत, मिलिट्री की जरूरत क्यों। और फिर 19 जनवरी 1990 एक रात में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया। 5 लाख। मेरे मामा ने, मेरे खुद के मामा ने, मेरे मदर के छोटे भाई ने, ओवरसीयर थे, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी छोटी छोटी कमाई इकट्ठा करके एक घर बनाना चाहते थे। हम सब की, मिडिल क्लास लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि हम अपना एक घर बना लें। उन्होंने एक घर बनाया
और घर बनने के 6 महीने बाद उनको एक खत आया दरवाजे के नीचे से, और उसमें लिखा था 3 दिन के अंदर ये घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तो मेरे मामा ने सोचा ऐसा थोड़ा होता है, कौन मारता है, तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जान पहचान के, हमारे भाई हैं, इनके साथ तो हमारा उठना बैठना है। वो नहीं गए। चौथे दिन उनके पड़ोसी दूसरे पंडित का सर गर्दन से अलग होकर उनके घर के बरामदे में पड़ा हुआ था। उस रात को एक फिएट कार में अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इकट्ठी करके उसकी डिक्की में, उसकी सीट पर अपने बीवी बच्चों के साथ वो निकल पड़े पूरी जिंदगी। जब वो जम्मू पहुंचे और जम्मू से दिल्ली पहुंचे तो ही वेंट मैड एंड माय ग्रैंडमदर वेंट मैड। वो बार बार बोलते थे वो जो कश्मीरी गाना जो मैंने विवेक की आपकी फिल्म में गाया है, शीना प्यातो प्यातो बाया एतो शीना प्यातो प्यातो, मतलब बारिश, ये बर्फ तो कब गिर रही है, पड़ती रहे। और देखते देखते, मेरे देखते देखते पूरा कश्मीर का माहौल वैसे हो गया जो देश के किसी इलाके का नहीं होना चाहिए। और क्या बोला गया, ये कमजोर लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए ये भाग गए। और ये इंटेलेक्चुअल है, इनको तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल या आपकी जो होशियारी है, जो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका जो कल्चर है, वो आपके आड़े नहीं आना चाहिए, वो आपका दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो आपको उसी बात से डराएंगे। आप पढ़े लिखे, आपको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं डिग्निफाइड आदमी हूं, मैं वो काम नहीं कर सकता जो ये लोग कर सकते हैं, मारना, किसी को काटना, किसी को डराना। और फिर 32 साल तक हम चिल्लाते रहे कि कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस, जेनोसाइड हुआ। और जब विवेक ने मुझे न्यूयॉर्क में कश्मीर फाइल्स की स्टोरी सुनाई, तो सारे घाव जो थे वो धीरे धीरे दोबारा से रिसने शुरू हो गए, ब्लड फिर शुरू हो गए, क्योंकि कुछ घाव भरते नहीं है, कुछ जख्म भरते नहीं है दोस्तों। हम उनको ढक देते हैं, हम उनको छुपा देते हैं, पीछे कर देते हैं, अगर वो तो दोबारा पर्त खोलने की जरूरत हो। तो विवेक ने मेरे सारे घाव जिंदा कर दिए। और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उस पूरे इतिहास को, उस पूरे अपने दादा को, दादी को, मामा को, चाचा को, ताया को, आसपास के पड़ोसियों को, सारे ऐसे कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को मैंने कहा इसको जीना बहुत जरूरी है। मैंने कहा विवेक से कि, और विवेक ने माने कि क्या इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम पुष्कर नाथ हो सकता है, क्योंकि वो नाम मेरे पिताजी का था। क्योंकि अगर पिताजी का नाम रखूंगा तो मैं इसमें कोई भी गलत, सॉफ्ट, फेक शॉट नहीं दूंगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको काम करूंगा। और हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद हम रोते थे, सच्चाई पर रोते थे, दयनीयता पे रोते थे, सैडनेस पे रोते थे। एक सीन है, जो टेंट के बाहर है, वो कैंप लगे हुए हैं, और वो कश्मीरी पुष्कर नाथ टेंट के बाहर आता है, क्योंकि खाने को कुछ है नहीं, और वो बिस्कुट का टेस्ट करता है कि बिस्कुट तो भूख लगी है, और फिर वो अपने आप को मारता है और चला जाता है। उस सीन को करने के बाद मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ गया, मैंने अपने 5 स्टार होटल में जाके नहाया, सूप पी और सोने की कोशिश की।